Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Dear students, welcome back to another lecture of coordination chemistry. आज के लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ सीबीटी देखा, वीबीटी देखा था एप्लीकेशंस उसकी, और वीबीटी जो है उसके कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन थी वो हम पहले डिस्कस करेंगे. यानी कि जो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी थी, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी जो है बेटा, पहली लिमिटेशन जो है व्हाट इज दैट? इट कुड नॉट एक्सप्लेन टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिज्म. जो टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिज्म होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया. और दूसरी बात जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो क्या था? कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट जो इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये वीबीटी थ्योरी, व्हाट वाज दैट बेटा? दैट वाज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स. यानी कि हम कैसे कह सके कि कोई लिगेंड स्ट्रांग है और कोई बेटा लिगेंड वीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए. So these were some major limitations of what beta VBT. So इन्हीं VBT limitations को दूर करने के लिए हमें एक नई theory मिली. What is that theory called beta? That theory is called crystal field splitting theory, and this theory was proposed in 1930 by two chemists. One was the beta Bethe और second one जो था इसमें वो था वैन वैलिक. ठीक है, लेकिन ये जो CFT थी इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय ऑर्जल. इसको ज़्यादा हाईलाइट किसने फिर किया बेटा? ऑर्जल ने किया, जिसको हम ऑर्जल डायग्राम्स भी देख लेते हैं फिर जो हायर क्लासेस है वहाँ पर बेटा. सो सिंपली आप कहेंगे कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो 1930 में बैची और वैन वैलिक ने दी थी और पॉपुलराइज किया था ऑर्जल ने इन 1952 में. ये पूरा हाईलाइट हुआ था कि जो CFT है वो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. इस थ्योरी को बेटा हम और भी नामों से जानते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल भी इसको कहते हैं, या हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सो अब याद रख लीजिएगा कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है वो 1930 में मिली थी हमें, और 1952 में ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी. और हाईलाइट किसने किया था? ऑर्जल ने. और इसको हम और दो नामों से भी जान सकते हैं. एक का नाम है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या जिसे हम कहते हैं व्हाट बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ये जो CFT होती है यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी जो है, ये इसलिए दी गई ताकि जो लिमिटेशंस VBT में आई थी उनको रिमूव किया जाए और एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन इन सारे लिमिटेशंस के लिए प्रोड्यूस किया जाए. सो इसमें क्या है कि सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इसके मेन पॉइंट्स क्या है. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के मेन पॉइंट्स जो है बेटा, इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट जो है इस थ्योरी में वो ये है कि सारे जो लिगेंड्स है और जो मेटल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, दे विल बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस. द लिगेंड्स एंड metal ion in coordination compounds या complexes are treated as point charges. उनको हम point charges treat करते हैं. और कौन से पॉइंट चार्जेस हम ट्रीट करते हैं बेटा?
these are treated as negative point charges. इनको हम negative point charges treat करते हैं. Whenever the like charges come closer to each other, they face repulsion. उनमें repulsion हो जाता है. So when the ligands, according to this theory, when the ligands approach towards metal ion, there occurs splitting of d orbitals. याद रखने वाली बात इसमें यही है कि जब भी आप लिगेंड्स और मेटल आयन जो है किस में बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो आप ट्रीट करेंगे हमेशा पॉइंट चार्जेस. और कौन से पॉइंट चार्जेस बेटा? नेगेटिव पॉइंट चार्जेस. जब भी आप नेगेटिव पॉइंट चार्जेस यानी कि लिगेंड जो नेगेटिव चार्जेस है, जब ये अप्रोच करेंगे, किसकी ओर करेंगे अप्रोच? मेटल आयन की ओर, तो वहां पर इंटरेक्शन होगा यानी कि रिपल्शन होगा. बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन देयर ऑकर्स द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स. ठीक है ना बेटा? ओके. अब ये जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होता है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स in external electric field of ligands depends upon number and nature of ligands. ये बात भी इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ लिगेंड्स. यानी कि आप कह सकते हैं कि जो स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स में अब होती है, सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल्स में अब जो स्प्लिटिंग होगी ड्यू टू द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द लिगेंड्स, वो स्प्लिटिंग जो होगी दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन, वो डिपेंडेंट होगी दो चीजों पर. एक तो वो नंबर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड होंगे कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स सराउंड कर रहे हैं मेटल को, उतनी स्प्लिटिंग हो सकती है. और जो नेचर ऑफ लिगेंड है कि लिगेंड कैसा है, ऑन दैट बेसिस इट आल्सो डिपेंड्स. यानी कि नेचर एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स पे ये स्प्लिटिंग निर्भर होती है यानी कि डिपेंडेंट होती है. ओके बेटा, चलिए इसके बाद अब ये जो स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल जो है, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी व्हाट इज दैट, जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम होता है, that provide you the better explanation for the color and the magnetic properties. So आप याद रखिएगा, due to splitting of d orbitals, the magnetic and color properties are explained. इसी स्प्लिटिंग की बेसिस पे कौन सी प्रॉपर्टीज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक तो आप कलर प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक्सप्लेन कर सकते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो दीज वर सम मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग व्हाट बेटा, मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग व्हाट सीएफटी में जो मेन पॉइंट्स है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये थ्योरी जो है ये इसलिए दी गई ताकि जो आपकी लिमिटेशंस आई थे वीबीटी में वो रिमूव करने के लिए थ्योरी प्रपोज की गई थी. और ये थ्योरी प्रपोज की गई थी दो साइंटिस्टों के द्वारा, एक का नाम बेथी था, दूसरा का नाम वैन वैलिक था, इन 1930. बट लेटर ऑन इन 1952 इट वाज पॉपुलराइज्ड, यानी कि इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था बाय मींस ऑफ आर्चर. ओके, अब ये जो सीएफटी है इसको हम दूसरे अल्फाज से इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं, या हम इसको बेटा इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं. ओके, अब ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है इसके मेन पॉइंट्स क्या है, यानी कि इसमें क्या समझाया गया है. इसमें सब पहली बात जो समझाई गई है लोगों को, कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी को जो पहली बात समझाई गई है वो ये है कि जो लिगेंड्स और मेटल आयन होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वो ट्रीट किए जाते हैं एज नेगेटिव
पॉइंट चार्जेस, उनको हम नेगेटिव पॉइंट चार्जेस ट्रीट करते हैं। अब ये जो नेगेटिव पॉइंट चार्जेस है, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों जब एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, तो वहां पर रिपल्शन हो जाता है। सो व्हेन द लिगेंड्स अप्रोच ईच अदर टुवर्ड्स मेटल आयन एंड द लिगेंड्स अप्रोच टुवर्ड्स मेटल आयन, देयर ऑकर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। सो इस रिपल्शन की वजह से डी ऑर्बिटल जो होते हैं, डिजेनरेट डी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम के, वो क्या हो जाते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं, बाइफरकेट हो जाते हैं। ये जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, अब बेटा ये स्प्लिटिंग जो है, ये आपके जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि लिगेंड्स के द्वारा क्रिएट हुआ था, उसकी वजह से जो स्प्लिटिंग हुई थी, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट होती है। पहली चीज नंबर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड होता है, दूसरी बात ये नेचर ऑफ लिगेंड्स पे भी डिपेंडेंट होता है। ओके, तीसरा पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट जो इसमें ये है कि जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स है, दैट प्रोवाइड्स अ बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी कि जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होता है, उनकी वजह से आप मैग्नेटिक और कलर प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके बेटा, ओके। अब जो ये लिगेंड्स होते हैं बेटा, प्लीज याद रख लीजिएगा, अब ये जो लिगेंड्स होते हैं बेटा, जब ये अप्रोच करेंगे मेटल आयन को इन डिफरेंट ज्योमेट्रीज, देयर विल ऑकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्लिटिंग, क्योंकि डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है लिगेंड्स का डिफरेंट ज्योमेट्रीज में, तो डिफरेंट अप्रोचिंग एबिलिटी होगी लिगेंड्स की, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिपल्शन होगा। जब डिफरेंट टाइप ऑफ रिपल्शन होगा, सो देयर विल बी ऑटोमेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्लिटिंग in the degenerate d orbitals. Okay, let us see now the splitting of d orbital in various environments. Okay बेटा, so सबसे पहली चीज जो हम देखने वाले हैं अब CFT में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये आपको हायर क्लासेस में भी बहुत काम आएगी, इसलिए इसको गौर से सुनिएगा। जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से देखिएगा और गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा, यानी कि अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। ओके, सो सबसे पहला केस जो मैं केस फर्स्ट देखूंगा बेटा, what is that केस जो है, that is CFT in octahedral complexes। अगर हमारे पास octahedral complexes होंगे, सबसे पहली बात, octahedral complexes are those complexes in which the coordination number is 6। ये आपका coordination number 6 वाला होगा, यानी कि जिनमें 6 लिगेंड्स होंगे आपके पास। ओके, अब यहां पर जो CFT होता है, यानी कि स्प्लिटिंग पैटर्न जो होता है, स्प्लिटिंग पैटर्न इन octahedral ज्योमेट्री, इन octahedral complexes, देख लीजिएगा बेटा। इसमें क्या होता है कि आप सेंट्रल में एक मेटल ले लेते हैं बेटा, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगा मेटल, उसके इर्द गिर्द में 6 लिगेंड्स आएंगे, और 6 लिगेंड्स जो है बेटा, 6 लिगेंड्स एट द कॉर्नर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन रहेंगे। तो एज ए रिजल्ट यहां पर आप देखेंगे ऐसे बेटा, प्लीज ये रहे 6 लिगेंड्स बेटा। ओके, ये लिगेंड 6 है, आराम से समझ लीजिएगा, इट्स अ 3 डायमेंशनल पिक्चर, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके, इसमें क्या होता है, आपके डी ऑर्बिटल जो होते हैं, डी ऑर्बिटल्स वो 5 होते हैं, वो 5 है, और पांचों के पांचों डिजेनरेट हैं, यानी कि पांचों के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इनमें से जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि 3 डी ऑर्बिटल्स, 3D ऑर्बिटल्स, वो इन बिटवीन एक्सिस आ जाते हैं। जब वो इन बिटवीन एक्सिस आ जाते हैं बेटा, याद रख लीजिएगा, व्हेन दे कम इन बिटवीन एक्सिस दे फेस लेस रिपल्शन। सो ये 3D ऑर्बिटल जो होते हैं, दे कम इन बिटवीन एक्सिस, इन बिटवीन एक्सिस, जो दे फेस लेस रिपल्शन। जब इनमें लेस रिपल्शन होगा, तो ये स्प्लिट जब होंगे तो ये कम एनर्जी की ओर रहेंगे। ओके, जो बाकी ये 2 जो रहे यहां पर बेटा, ये 2D ऑर्बिटल जो है, 2D ऑर्बिटल जो है, दे कम अलोंग द एक्सिस, ये अलोंग एक्सिस होते हैं, अलोंग एक्सिस।
जब ये अलोंग एक्सिस होंगे तो ये मोर रिपल्शन फेस करेंगे, सो देयर विल बी मोर रिपल्शन। यहां पर अगर रिपल्शन ज्यादा हुआ तो इनमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ये दूर चले जाएंगे, और इनमें लेस रिपल्शन है तो इनमें स्प्लिटिंग कम होगी तो ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है ना? तो यहां पर पैटर्न जो बन जाएगा बेटा, जो आपका ये डी ऑर्बिटल्स है 5, ये 5 डी ऑर्बिटल जो है डिजनरेट है, ये जब इनको फील्ड में लिया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि लिगेंड्स में रखा जाएगा, तो यहां पर आपके 2 सेट्स बन जाएंगे। एक तो होगा 3 ऑर्बिटल्स का और 2 होंगे अपर लिमिट में। ठीक है, 2 ऊपर रहेंगे, 3 नीचे रहेंगे। जो ऊपर 2 रहे इनको हम ईजी सेट कहते हैं, और जो नीचे रहा इसको हम T2G सेट कहते हैं। इट इज कॉल्ड ट्रिपली डिजनरेट सेट, ट्रिपली डिजनरेट सेट, यानी कि इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी सेम एनर्जी है, एंड दिस इज अ डबली डिजनरेट सेट। डिजनरेट सेट यानी कि इसमें 2 ऑर्बिटल्स हैं और दोनों की एनर्जी सेम है। सो दिस इज द वे। ठीक है, सो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बेटा, आपके जो 6 लिगेंड्स होते हैं, वो 6 लिगेंड जो है उनमें से जो आपके ऑर्बिट जो अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स द व्हाट बेटा, टुवर्ड्स द वी कैन से टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम, तो 3 ऐसे लिगेंड्स आएंगे जो अलोंग द एक्सिस आएंगे और उनकी वजह से कम रिपल्शन होगी, और 2 अलोंग द एक्सिस आ जाएंगी। ठीक है ना, अलोंग द एक्सिस, ये इन बिटवीन द एक्सिस आ जाएंगे 3 ऑर्बिटल्स, और 2 ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस आ जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट दे विल फेस मोर रिपल्शन एंड दे विल फेस लेस रिपल्शन, विद द रिजल्ट देयर विल बी द रिमूवल ऑफ डिजनरेसी फ्रॉम द डी ऑर्बिटल्स। तो ये 2 सेट्स में डिवाइड हो जाएंगे, और एक को हम कहेंगे ट्रिपली डिजनरेट सेट यानी कि T2G सेट, और दूसरे को हम कहेंगे बेटा EG सेट यानी कि डबली डिजनरेट सेट। ओके, अगर हम इस चीज को अब वाकई तौर पे दिखा लें अब यहां पर विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी कंसिडरेशन, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार का होगा बेटा, जरा देखिए प्लीज। ठीक, ओके, तो मैं इस पेन से, इस कलर से मैं 5 ऑर्बिटल बना लूंगा, 1 2 5 ऑर्बिटल। ये 5 क्या है बेटा, डिजनरेट है। ठीक है, अब आपका ये ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट है ऑफ लिगेंड्स, L मीन्स लिगेंड्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर स्प्लिटिंग विल टेक प्लेस, यहां स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग में आपके ऊपर जो है वो 2 रहेंगे, 2 डी ऑर्बिटल्स ऊपर रहेंगे। कौन कौन? आपका dx² - y² और आपका dz², यानी कि दे विल फेस मोर रिपल्शन बिकॉज दे आर अलोंग द एक्सिस, दीज 2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये जो 3 है बेटा, दे आर इन बिटवीन द एक्सिस, यानी कि आपका dxy, आपका dyz और आपका dzx, they will having less energy. So this energy difference between the 2 sets, that is called CFS, crystal field splitting energy, इसको हम कहते हैं। So this is called the crystal field splitting energy। और ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी ये आपको बराबर होगी डेल्टा नॉट, और इट विल बी इक्वल टू 10dq। डेल्टा नॉट मीन्स ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना बेटा, ओके। चलिए, अब ये कितने यूनिट्स इंक्रीज होती है, याद रख लीजिएगा इस बात को, ये 0.4 यूनिट्स डेल्टा नॉट इंक्रीज होती है प्लस, और ये -0.6 डेल्टा नॉट डिक्रीज होता है। ठीक है ना बेटा, एंड दिस सेंटर, जो यहां पर जो सेंटर बना है, दिस सेंटर इज कॉल्ड एज बैरी सेंटर। ठीक है, जो एक्चुअली इन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी वो ये थी, इस कॉल्ड बैरी सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, और ये 0.4 यूनिट्स इंक्रीज होगी इन 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी,
और इन 3 ऑर्बिटल्स की डिक्रीज एनर्जी होगी -0.6, यानी कि माइनस का मतलब डिक्रीज हुआ। इस सेट को हम बेटा कहते हैं EG सेट और इसको हम कहते हैं बेटा T2G सेट। सो दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो आप याद रखेंगे कि इन केस ऑफ octahedral complexes, when the ligands approach the 3 orbitals, यानी कि dxy, dyz and dzx, they come in between the axes, वो एक्सिस के बीच में से आ जाते हैं। they face less repulsion, जब उनमें लेस रिपल्शन होगी तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ओके बेटा, कितनी एनर्जी कम हो जाती है? -0.6, यानी कि कम कितनी होती है? 0.6 यूनिट्स एनर्जी कम हो जाती है। ओके, और जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं यानी कि dz² एंड dx² - y², दे कम ऑन द एक्सिस, इन द एक्सिस, वो एक्सिस पे आ जाते हैं दोनों ऑर्बिटल, तो दे फेस more repulsion. When they face more repulsion, their energy gets increased from the barycenter to 0.4 units. So इनकी energy increase होती है and they form a separate set that is called EG set, and these 3 orbitals form a separate set and this is called beta what? T2G set. The energy gap between the two sets, that is called beta what? That is called CFSE, that is called crystal field splitting energy. Okay, अब ये जो crystal field splitting energy जो होगी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से जो होगी वो कैसे निकालेंगे हम बेटा? वो बराबर होगी किसके बराबर होगी बेटा? वो बराबर होती है किसके बराबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट, ठीक है। ओके, इनटू आप करेंगे -0.6 प्लस आप करेंगे बेटा क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट इनटू आप करेंगे 0.4 और ये सारा आंसर आपको डेल्टा नॉट में मिलेगा। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट व्हाट बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, सेम ठीक है ना बेटा? याद रहा आपको मैंने क्या कहा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैटर्न इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लाइक दिस, यानी कि 2 सेट जो है, यानी कि 2 ऑर्बिटल्स ऊपर रहेंगे, 3 नीचे रहेंगे। 2 जो ऊपर रहेंगे उनकी हाई एनर्जी होगी और जो 3 नीचे रहेंगे उनकी कम एनर्जी होगी। उनकी एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी फ्रॉम बैरीसेंटर? 0.4 यूनिट्स, और इनकी एनर्जी कितनी कम होगी? 0.6 यूनिट्स कम हो जाएगी। इसको हम EG सेट कहते हैं, इसको हम T2G सेट कहते हैं, इसको हम ट्रिपली डिजेनरेट सेट कहते हैं, यानी कि 3 ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी, डबली डिजेनरेट यानी कि 2 की सेम एनर्जी होती है, ठीक है ना। सो दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैटर्न इन ऑक्टाहेड्रल complexes. Let us see now crystal field splitting in tetrahedral complexes. That is case number 2. Okay. ठीक है बेटा? ओके, चलिए केस नंबर 2. व्हाट इज दैट बेटा? दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन TD कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहली बात जो आप देखेंगे इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस योर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। ये चीज आप याद रखेंगे। इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा? 4 होता है। चलिए, जब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो इनका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बेटा आपके 3 ऑर्बिटल जो है, 3 ऑर्बिटल जो है, 3 ऑर्बिटल्स कम अलोंग एक्सिस, वो अलोंग एक्सिस आ जाएंगी, और 2 ऑर्बिटल जो है, 2 ऑर्बिटल्स यानी कि D ऑर्बिटल जो है इन बिटवीन एक्सिस, कम इन बिटवीन एक्सिस, ये एक्सिस के बीच में आ जाएंगे। जब ये एक्सिस के बीच में आ जाएंगे तो इनमें लेस रिपल्शन होगा, और अगर इनमें देखेंगे तो इनमें ज्यादा रिपल्शन होगा, मोर रिपल्शन। तो जब रिपल्शन ज्यादा होगी तो यहां पर एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी, और यहां पर जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो वी कैन सिंपली से टेट्राहेड्रल में जो CFS होता है यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, दैट इज रिवर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल, वो रिवर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल बात याद रख लीजिएगा, 3 ऑर्बिटल्स जो आपके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में
3 और d ऑर्बिटल जो होते हैं वो आ जाते हैं अलोंग द एक्सिस। सो उनमें कौन कौन आ जाता है आपका dxy, dyz और dzx, ये तीन जो आएंगे ये आपके अलोंग द एक्सिस आ जाएंगे। और ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं यानी कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर जो है ये आपको क्या आएंगे इन बिटवीन एक्सिस। तो इनकी लेस रिपल्शन होगी तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो नीचे आ जाएंगे, और इनकी ज्यादा रिपल्शन होगी तो ये ऊपर चले जाएंगे। जब ये ऊपर चले जाएंगे तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर हम डायग्राम ड्रा करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो जरा देखिए बेटा वो कैसी होगी, जरा देखिए। सो दैट विल बी लाइक दिस, वो इस प्रकार की डायग्राम होगी। फिर ये आपका डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग हो जाएगी, ये यहां का बैरिसेंटर होगा, ठीक है। तो यहां पर अब 3 आ जाएंगे ऊपर और यहां पर 2 रहेंगे नीचे, ठीक है बेटा, ओके। यहां पर इस सेट को हम कहते हैं T2 सेट और यहां पर हम E सेट कहते हैं। तो यहां पे कौन कौन सा ऑर्बिटल होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर कौन सा ऑर्बिटल होगा बेटा dz स्क्वायर, यहां पर आपका dxy, dyz और ये आपका dzx। अब ये जो एनर्जी होगी बेटा ये होगी +0.6 और ये जो एनर्जी होगी बेटा ये होगी -0.4, ठीक है। लेकिन ये जो टोटल होगी बेटा दिस विल बी कॉल्ड डेल्टा टी, दैट विल बी द CFSE और ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ओके। सो यहां पर -0.4 यूनिट्स कम होगी और यहां पर 0.6 यूनिट्स ज्यादा होगी। सो CFSE इन केस ऑफ TD कॉम्प्लेक्स जो होगी वो किसके बराबर होगा बेटा, वो बराबर होगा किसके बराबर जरा बताइए बेटा, वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E -0.4 प्लस बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 इट इज -0.6। सो ये आप डेल्टा T में निकालेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट द व्हाट बेटा crystal field splitting, okay। So ये थी crystal field splitting pattern in 2 environments, that's octahedral and tetrahedral complexes. Now we are going to see on what factors does the crystal field splitting energy depends, okay। Allah Hafiz, Assalamu alaikum wa rahmatullah।